Hello, my dear students. In this lecture, you are going to learn about quantized spectra. But उससे पहले हम बात करेंगे atomic spectra क्या होता है और spectrum क्या होता है, right? So let's discuss first that what is spectrum. Spectrum क्या होता है बेटे? जब भी कोई white light, a ray of white light प्रिज्म के थ्रू आप पास करवाएंगे, तो क्या होगा? जो ray of white light है, that spread out into a series of colored bands. That is called as spectrum, right? तो ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव्स। अब हमें पता है कि लाइट जो है जब वो ट्रेवल करती है तो वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। अगर वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करे तो ऑब्वियसली उन वेव्स की कुछ वेवलेंथ्स भी हैं, राइट? सो ordinary white light consists of waves with all the wavelengths in the visible range. A ray of white light is spread out into series of colored bands that is called as spectrum. ये सिंपल डेफिनेशन है जो आपने अपनी लोअर क्लासेस में भी पढ़ी होगी, राइट? अब हम बात करते हैं कि जो स्पेक्ट्रम होता है ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ जो वायलेट कलर है वो ब्लू में मर्ज हो रहा है, ठीक है? फिर ब्लू कलर जो है वो ग्रीन में मर्ज हो रहा है एंड सो ऑन। तो मतलब कि जब वायलेट कलर खत्म हुआ, ब्लू कलर शुरू हुआ, तो इनके बीच में कोई यहाँ पे स्पेसिफिक गैप नहीं था, कोई लाइन नहीं थी, कोई एम्प्टी स्पेस नहीं था, ये मर्ज था आपस में। मतलब कि ये एक ऐसा स्पेक्ट्रम है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, उसके बीच में कोई भी डिस्क्रीट फॉर्म की लाइंस नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, राइट? So continuous because violet merge into blue, blue into green, and so on. A similar spectrum is produced when a rainbow forms in the sky. Rainbow में जो rainbow होता है उसमें भी यही स्पेक्ट्रम होता है। मतलब कि जो स्पेक्ट्रम होते हैं हमारे वो किस तरह के होते हैं? फिर कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होते हैं। बट सभी स्पेक्ट्रम जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होते हैं, क्योंकि हम आगे बात करेंगे क्वांटाइज्ड स्पेक्ट्रा की, तो वहां पे हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पर जैसे एक कलर फिनिश हो रहा है तो यहाँ पर आपको लाइंस दिखेंगी, और वो लाइंस जो हैं उससे हमें पता चलेगा कि वो डिस्क्रीट फॉर्म में है, ना कि वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है, राइट? चलिए, सो व्हाट इज क्वांटाइज्ड स्पेक्ट्रम? नाउ लेट्स डिस्कस दिस इन डिटेल। सो द रिस्ट्रिक्शन, पहले हम बात करते हैं क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है। द रिस्ट्रिक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी टू डिस्क्रीट वैल्यूज इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि आपकी जो भी, जैसे हमने बात की स्पेक्ट्रम की, तो वो कॉन्टिन्यूस था। अब यहाँ पे वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, वो क्या होगा? डिस्क्रीट होगा। मतलब कि एक एक लाइन, एक कलर के खत्म होने के बाद आपको एक विजिबल लाइन दिखेगी, ठीक है? जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल में दिख रही होगी ना, इस वाले केस में आपको कलर्ड लाइंस दिख रही होंगी, ग्रीन, येलो, फिर रेड एंड सो ऑन। इस वाले केस में आपको ब्लैक कलर की लाइंस दिख रही होंगी। तो मतलब कि जैसे एक कलर है आपका, उसके बाद एक लाइन दिख रही है, तो वो एक डिस्क्रीट वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं आप। और जो ये जो लाइंस हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये पर्टिकुलर वेवलेंथ या पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को बता रही हैं। अब इन लाइंस के बारे में हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी आज के ही लेक्चर में। तो क्वांटाइज का मतलब क्या होता है कि वो डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, और अभी जो हम स्पेक्ट्रम डिस्कस करेंगे वो किस तरह का होगा? फिर डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होगा, जिसको हम क्या कह रहे हैं? क्वांटाइज्ड स्पेक्ट्रम कह रहे हैं। सो जो स्पेक्ट्रम होते हैं हमारे वो क्वांटाइज्ड होते हैं। इसके लिए हमारे पास क्या एविडेंस है? ऐसा क्या हमने फाइंड आउट कर लिया कि हम ये कह सकते हैं कि यस, स्पेक्ट्रम इज क्वांटाइज्ड? लेट्स डिस्कस द एविडेंस फॉर द क्वांटाइजेशन। सो एविडेंस फॉर क्वांटाइज्ड इज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। अब जो एविडेंस है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है। किसका इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है? वो है एटम का, ठीक है? एटम के एनर्जी लेवल्स के थ्रू हम यहाँ पे बात करेंगे कि स्पेक्ट्रम क्या होता है बेटा? क्वांटाइज्ड होता है। सो व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट विद मैटर, जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर से इंटरेक्ट करेगी, अब हमें पता है कि जो मैटर होता है वो मॉलिक्यूल से बना होता है, मॉलिक्यूल जो है वो एटम से बने होते हैं, ठीक है? तो बेसिकली हम यहाँ पे एटम की बात कर रहे हैं। सो एटम में अब्सॉर्ब एनर्जी एंड रीच टू अ हायर एनर्जी स्टेट। अब ये क्या कह रहे हैं कि जैसे कोई भी एटम है, आप उसको बाहर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दे रहे हैं, कोई फ्रिक्वेंसी दे रहे हैं, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा जो ग्राउंड स्टेट में होता है, ग्राउंड स्टेट का मतलब है जो लोअर एनर्जी स्टेट पे, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस है, उसके अराउंड एक फर्स्ट ऑर्बिट है, फिर सेकंड ऑर्बिट है, फिर थर्ड ऑर्बिट है। तो जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? ग्राउंड स्टेट कहते हैं। ग्राउंड स्टेट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्टेबल, मतलब उनकी एनर्जी कम होती है, और उनको हम क्या कहते हैं कि वो मोर स्टेबल स्टेट में है, ठीक है? तो जब भी बाहर से आप कोई एनर्जी यहाँ पे डालेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यहाँ पे डालेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो है उन रेडिएशंस को अब्सॉर्ब कर लेगा,
ठीक है, उस एनर्जी को अब्जॉर्व कर लेगा और अब्जॉर्व करके वो अपनी ग्राउंड स्टेट को छोड़ के कहाँ चला जाएगा, हायर स्टेट पे चला जाएगा। ठीक है, हायर एनर्जी लेके वो हायर स्टेट पे चला जाएगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर स्टेट पे स्टेबल नहीं है। ठीक है, वो क्या है, हायर स्टेट पे स्टेबल नहीं है। तो वो क्या करेंगे, वो वापिस आ जाएंगे अपनी ग्राउंड स्टेट में। लेकिन जब वो वापिस आएंगे अपनी ग्राउंड स्टेट में, तो उस पॉइंट पे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पेसिफिक अमाउंट की फ्रिक्वेंसी जो है वो अमिट करेगा। ठीक है, कुछ अमाउंट की फ्रिक्वेंसी अमिट करके वो वापस कहाँ आ जाएगा, अपनी ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स पहले आप उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके उसको एक्साइट करवा रहे हैं उसके हायर एनर्जी लेवल पे। लेकिन हायर एनर्जी लेवल पे क्या हो रहा है कि वो स्टेबल नहीं है, अब उसको वापस अपनी ग्राउंड स्टेट पे आना है। तो उस चीज के लिए एटम्स या जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा, रेडिएशंस को अमिट करेगा, मतलब फ्रिक्वेंसी को अमिट करेगा, और फिर वो अपनी लोअर स्टेट पे आ जाएगा। ठीक है, जिसमें उसको क्या मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। तो जब वो कुछ रेडिएशंस अमिट करेगा या फिर रेडिएशंस को अब्जॉर्व करेगा, तो उस पॉइंट पे एक स्पेक्ट्रम बनेगा, और उस स्पेक्ट्रम को फिर हम अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम कहेंगे। और उनको रिप्रेजेंट करने का भी अलग अलग तरीका होगा। जब इलेक्ट्रॉन जो है वो अमिट करेंगे फ्रिक्वेंसी, किसी भी तरह की फ्रिक्वेंसी को अमिट करेंगे, तो वहां पे जो फ्रिक्वेंसीज अमिट होंगी, जिस वेवलेंथ पे फ्रिक्वेंसी अमिट होगी, वो आपको कलर्ड लाइंस में दिखेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो अब्जॉर्व कर रहा है, रेडिएशन को अब्जॉर्व कर रहा है, जिस वेवलेंथ पे उसने रेडिएशन अब्जॉर्व किया और फिर वो एक्साइट हुआ, तो वो आपको ब्लैक कलर की लाइन से यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, so when electromagnetic radiation interact with matter, atoms and molecules may absorb energy and reach to a higher energy state, right? ये हमें समझ में आ गया कि ग्राउंड स्टेट होती है, फिर एनर्जी अब्सॉर्ब करके वो हायर एनर्जी स्टेट पे चला जाता है। सो विद हायर एनर्जी दीज आर इन एन अनस्टेबल स्टेट, मतलब कि हाई हाई स्टेट पे वो अनस्टेबल होते हैं, वो स्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, लोअर स्टेट पे रहना पड़ेगा। सो फॉर रिटर्निंग टू देयर नॉर्मल स्टेट, जब उनको अपने नॉर्मल स्टेट पे आना है, मतलब कि ग्राउंड स्टेट पे आना है, दैट इज द मोर स्टेबल लो एनर्जी स्टेट, द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एमिट रेडिएशंस। ठीक है, क्या कर रहे हैं, वो रेडिएशंस को एमिट कर रहे हैं इन वेरियस रीजन्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो उसको फिर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, जो भी स्पेक्ट्रम होगा उसकी वेरियस रीजन में, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, जिस भी वेवलेंथ पे वो अपनी रेडिएशंस को अमिट कर रहा है, वहां पे आपको एक डिस्क्रीट लाइन दिखेगी। ठीक है, तो इससे ये प्रूफ तो हो गया कि हमारा जो स्पेक्ट्रम होता है वो कैसा होता है, क्वांटाइज्ड स्पेक्ट्रम होता है। अब ये जो क्वांटाइज्ड स्पेक्ट्रम होता है, इसको हम फर्दर और डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं कि इसके क्या यूजेस रहते हैं फर्दर, ये किस तरह से हेल्पफुल रहता है हमारे लिए। चलिए, सो पहले हम बात करते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम की, फिर हम बात करेंगे अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। सो व्हाट इज एमिशन स्पेक्ट्रम? The spectrum of radiation emitted by a substance that has absorbed energy is called an emission spectrum। मतलब कि एटम के इलेक्ट्रॉन ने पहले एनर्जी को अब्सॉर्ब किया, फिर वो हाई स्टेट पे गया, हाई स्टेट पे जाके वो अनस्टेबल हुआ, तो उसने कुछ रेडिएशंस अमिट करी। उस पॉइंट पे जो भी स्पेक्ट्रम वहां पे बना होगा, उसको हम क्या कहेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम कहेंगे। ठीक है, आपको वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, आपको वहां पे कलर्ड लाइंस दिखेंगी। ठीक है, जहां जहां पे उसने अपनी रेडिएशंस अमिट की होंगी, जिस फ्रिक्वेंसी पे रेडिएशंस अमिट हुई होंगी, वहां पे आपको कलर लाइंस दिखेंगी। एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, यहाँ पे एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, दैट हैव अब्सॉर्ब्ड रेडिएशन आर सेड टू बी एक्साइटेड, जो रेडिएशंस को अब्सॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। टू प्रोड्यूस एन एमिशन स्पेक्ट्रम, एनर्जी इज सप्लाइड टू अ सैंपल बाय हीटिंग इट और इरेडिएटिंग इट, एंड द वेवलेंथ, मतलब फ्रीक्वेंसी of the radiation emitted as the sample gives up the absorbed energy is recorded। मतलब ये आपको वही बता रहे हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन जो है या आयन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, क्योंकि पहले आपको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। अब वो एनर्जी आप किस फॉर्म में दे रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में, या हीट कर सकते हैं आप उसको। ठीक है, हीटिंग के थ्रू भी आप एनर्जी दे सकते हैं। उससे क्या होगा कि जहाँ पे जैसे वेवलेंथ की, यहाँ पे तो इन्होंने वेवलेंथ की बात की है, बट एज वी नो कि वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो वेवलेंथ है तो फ्रिक्वेंसी भी डेफिनेटली वहां पर होगी। ठीक है,
तो जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाएगी आपकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी बेटे, कम होगी। ये हमने ऑलरेडी अपने अर्लियर लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। सो दिस इज हाउ वी कैन से दैट दिस इज अ एमिशन स्पेक्ट्रम। अब हम बात करते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। A continuum of radiation is passed through a sample which absorb radiation of certain wavelength। यहाँ पे क्या होगा कि जो भी आपका आयन होगा वो रेडिएशंस को, सर्टेन वेवलेंथ की रेडिएशन को अब्सॉर्ब करेगा, या फिर आप ये कह सकते हैं सर्टेन फ्रिक्वेंसी की रेडिएशंस को अब्सॉर्ब करेगा। अब्सॉर्ब करके फिर वहां पे जो स्पेक्ट्रम विजिबल होगा उसको हम अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहेंगे। The missing wavelength which corresponds to the radiation absorbed by the matter leave dark space। वहां पे क्या होगा, आपको डार्क लाइन दिखेगी जहां पर वो वेवलेंथ मिसिंग होगी, जो उसने क्या कर लिया, अब्सॉर्ब कर लिया। अब जो जो फ्रिक्वेंसी उसने अब्सॉर्ब कर ली है किसी इलेक्ट्रॉन है वो आपको किस तरीके से विजिबल होगा, वहां पे एक डार्क लाइन दिखेगी। मतलब इस पॉइंट पे, इस जो भी यहाँ इस पॉइंट पे फ्रिक्वेंसी होगी उसको इलेक्ट्रॉन ने, आयन ने अब्सॉर्ब कर लिया है। सिमिलर वे में जैसे मान लो यहाँ पर है, तो इस पॉइंट की फ्रिक्वेंसी जो है होगी वो उस इलेक्ट्रॉन ने अब्सॉर्ब कर ली है। ठीक है, इस तरीके से absorbed by the matter leave dark spaces in the bright continuous spectrum। कोई ब्राइट स्पेक्ट्रम होगा तो वहां पे आपको फिर वो डार्क स्पेस वहां पे बीच में दिखेगा। तो दो तरह के स्पेक्ट्रम हो गए, है ना, एक हो गया एमिशन स्पेक्ट्रा, दूसरा हो गया हमारे पास अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो जो एमिशन और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होते हैं उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। जो आप हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे तो आप इसको, इस चीज को काफी डिटेल में आपके सिलेबस में ये चीज होती है। अभी आपको बस ये समझना है कि जो एमिशन और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। और हमने अभी तक कितने स्पेक्ट्रम डिस्कस कर लिए, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम जहाँ पे कोई डिस्क्रीट नहीं है, जहाँ पे आपकी कॉन्टिन्यूटी रहती है कलर्स में। फिर हमने बात की एमिशन स्पेक्ट्रम की, यहाँ पे हाइड्रोजन के बिहाफ पे हमारे सिलेबस में है, तो मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे रखा है। तो हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम काफी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे अपने आने वाले लेक्चर में। तो यहाँ पे जब एमिशन होगी तो आपको जो ब्लैक आपको यहाँ पे स्पेक्ट्रम दिखेगा उसमें आपको कलर्ड लाइंस दिखेंगे कि हाँ इस वाले पॉइंट पे एमिशन हुई है। ठीक है, और ऐसे ही आप अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी देख सकते हैं जहाँ पे आपको ब्लैक स्पेस दिखेगा। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जब भी कोई हॉट ब्लैक बॉडी होगी और वो प्रिज्म से क्रॉस करेगी उसकी लाइट, तो उस तरीके से हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम दिखेगा आपको। ठीक है, ऐसे ही हॉट ब्लैक बॉडी जो वो क्लाउड ऑफ कूलर गैसेस, मतलब कोई कूल गैस है उसके थ्रू अगर वो पास करवा रहे हैं तो वहां पे आपको अब्जॉर्प्शन लाइंस दिखेंगी। और अगर आप क्लाउड ऑफ कूलर गैसेस से पास कराएंगे तो उस केस में आपको क्या दिखेगा, अब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम दिखेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके पास डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रम जनरेट होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से पास करवा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रम बनते हैं। So as we know that what is line spectra और atomic spectra, right? क्योंकि हमारा जो स्पेक्ट्रम है उसके बीच में जो डार्क स्पेसेस इन द फॉर्म ऑफ लाइन हमें दिख रहे हैं उसको हम क्या कह रहे हैं, लाइन स्पेक्ट्रा कह रहे हैं। क्योंकि वो एटम्स के रिगार्डिंग हमने अभी डिस्कशन की कि कैसे एटम के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हायर एनर्जी स्टेट पे जा रहे हैं फिर लोअर पे आ रहे हैं, तो उसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी फिर कह सकते हैं। ठीक है, so the emission spectra of atoms in the gas phase, on the other hand, do not show a continuous spread of wavelength from red to violet. Rather, they emit light only at specific wavelength with dark space। मतलब जो हमने डिस्कस किया यहाँ पे वही सब लिखा हुआ है कि कैसे आपके पास लाइन स्पेक्ट्रा जनरेट होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि जो लाइन स्पेक्ट्रा है जो हमने अभी पीछे देखा, अंडरस्टैंड किया, उसके यूजेस क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे वो यूज होता है। So line emission spectra are of great interest in the study of electronic structure। मतलब किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है या जानना है तो उसके लिए लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा जो वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। ईच एलिमेंट हैज अ यूनिक लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, मतलब हर एलिमेंट का एक अपना एमिशन स्पेक्ट्रम होगा। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक लाइंस इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैन बी यूज्ड इन केमिकल एनालिसिस टू आइडेंटिफाई अननोन एटम्स इन द सेम वे। मतलब कि आप जो हर एलिमेंट का अगर यूनिक एमिशन स्पेक्ट्रम है तो ऑब्वियसली अगर आपको किसी का भी एटॉमिक स्पेक्ट्रा फाइंड आउट करना है, उसकी केमिकल एनालिसिस करनी है, तो उस केस में आप लाइन स्पेक्ट्रम को यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे जो हमारे डेली लाइफ में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, वो है फिंगरप्रिंट्स की। ठीक है, फिंगरप्रिंट्स में भी क्या होता है, जैसे हर इंसान का डिफरेंट डिफरेंट फिंगरप्रिंट होता है, वैसे ही हर एटम का डिफरेंट डिफरेंट
Atomic spectra होता है to identify unknown atoms in the same way as fingerprints are used to identify people। मतलब कि जैसे fingerprints को हम यूज करते हैं अलग अलग लोगों को फाइंड आउट करने के लिए, वैसे ही एटम्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास आता है डिफरेंट डिफरेंट लाइन स्पेक्ट्रा। So the exact matching of lines of the emission spectrum of atoms of a known element with the lines from an unknown sample quickly establish the identity of letter। मतलब धीरे धीरे आप एकदम से लाइन स्पेक्ट्रा किसी भी एटम का फाइंड आउट करके बता सकते हैं कि वो पर्टिकुलर एटम आपका कौन सा है। तो जर्मन साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट वंशन का नाम था, उन्होंने लाइन स्पेक्ट्रा जो है वो यूज किया था अपने कुछ एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो उन्होंने कौन कौन से एलिमेंट्स फाइंड आउट किए थे, दैट इज रुबिडियम, सीजियम, थैलियम, इंडियम, गैलियम एंड स्कैंडियम। तो यहाँ से उनको आइडिया हो कि हम इसी तरीके से और भी एटम्स को विद द हेल्प ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा एनालाइज कर सकते हैं। वर डिस्कवर्ड व्हेन देयर मिनरल्स वर एनालाइज्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स। द एलिमेंट हीलियम वाज डिस्कवर्ड इन द सन बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड में देखो आपको कितने एलिमेंट मिले। एक तो आपके पास हीलियम है, ठीक है, हीलियम जो है वो हमें कहाँ से डिस्कवर हुआ, सन से, बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। सो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड जो है वो बहुत ही यूजफुल है। इस मेथड को यूज करके हम अपने एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर कौन सा एलिमेंट है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है। जैसे कि हम हमारे सिलेबस में जो है वो क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है, जिसको हम काफी डिटेल में अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। If you like the video, अगर आपको केमिस्ट्री समझ में आ रही है, then do subscribe the channel, share it with your friends, and I'll see you in the next lecture.